ओके, चलिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आपको पता है, कल की क्लास में हमने यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि विमा एवं मात्रक के अंदर हमने कल क्या देखा था? लास्ट मैंने आपको प्रवणता के बारे में बताया था, है ना। तो जब हम प्रवणता की बात कर रहे थे ठीक है, तो हम बात कल कर रहे थे ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट जिसको हम बोलते हैं प्रवणता। प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? कोई भी यूनिट हो, कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी, उसको किससे डिवाइड करना है? लेंथ से। लेंथ यानी कि लंबाई। अब यहाँ पर फोर्स भी हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है, टेम्परेचर भी हो सकता है ना। ये मैं तीनों आपको मैंने कल बताए थे, तो आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें एक और जोड़ी रह गई है जो मैंने आपको कल करवाई नहीं, एक बार उसके बारे में भी बात हम कर लेते हैं। प्रवणता में तो किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट इसके अंदर आता है, देखो प्रेशर का मैंने आपको कल आइडिया दिया था। क्या दिया था? आइडिया। प्रेशर जो होता है यानी कि दाब, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। और अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं, एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाय L2, तो ये हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो ये किसका होता है? प्रेशर का। अब सुनना यहाँ पर, ये तो चलो प्रेशर की बात हो गई। अब इसकी यूनिट की एक बार बात कर लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी? केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। और बताओ यूनिट क्या बनेगी यहाँ से? ये क्या है? फोर्स। फोर्स किस में नापते हैं? न्यूटन में। और न्यूटन अपॉन क्या है? मीटर स्क्वायर। और इसी को बोलते हैं क्या? पास्कल। क्या बोलते हैं? पास्कल। तो ज़्यादातर हम जो प्रेशर होता है पास्कल में लिखते हैं कि इतना पीए। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? पीए। तो पीए यानी कि पास्कल। इतना हमारे पास्कल जो होता है, जैसे हमारे आसपास अभी वातावरण जो है, एटमॉस्फेयर, इसका दाब कितना है? प्रेशर कितना है? 1 ATM तो है। पास्कल में कितना होता है? 10 की पावर 5। कितना होता है? 10 की पावर 5 पास्कल, जिसको हम 1 ATM बोलते हैं या फिर 1 बार बोलते हैं, है ना। तो बात यह है कि यहाँ पास्कल जो है वो SI यूनिट है किसकी? प्रेशर की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात आती है कि इसका जोड़ीदार कौन है, इसका पेयर वाला कौन सी क्वांटिटी है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे चलते हैं। ये हो गया। अब देखो, एक कुछ क्वांटिटीज़ होती है रिलेटेड टू सॉलिड। जब हम ठोस के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ एक क्वांटिटीज़ आती हैं स्ट्रेस, है ना। तो एक क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं जो कि है स्ट्रेस। स्ट्रेस जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिबल। क्या बोलते हैं? प्रतिबल। अब ये जो प्रतिबल होता है, स्ट्रेस जो होता है, इसका भी फॉर्मूला वही होता है, फोर्स अपॉन एरिया। पर दोनों में फ़र्क क्या है? जो प्रेशर होता है वो जनरली लिक्विड्स में होता है। किस में होता है? लिक्विड्स में। बट स्ट्रेस जो होता है वो किस में लगाते हैं? सॉलिड में। ये सिर्फ और सिर्फ ठोस में होता है कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में या एरिया में कितना आपने फोर्स लगाया। अब आप मुझे बताओ, यहाँ से इसकी भी डायमेंशन तो वही रहने वाली है, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो डायमेंशन में दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर एक और जोड़ी क्या बन गई? स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल और दाब की। अब बात करते हैं कि डायमेंशन में दोनों बराबर हैं, बट आप इसको पास्कल नहीं कह सकते। ध्यान रखना, ये पास्कल नहीं कहलाएगा। इसकी यूनिट सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखना, पास्कल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है? प्रेशर के लिए। अब ऐसा नहीं है कि हाँ चलो मान लिया दोनों का फॉर्मूला सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है, बट दोनों की यूनिट में बस ये सेम है, बट आप इसको पास्कल नहीं बोल सकते। पास्कल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? प्रेशर के लिए होता है। ठीक है, तो ये हमारा अलग क्वांटिटी हो गई जिसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। हो गया? क्लियर है? अब देखिए, यहाँ से एक और चीज समझ में क्या आती है, एक और क्वांटिटी होती है। आगे चलो, लिख लो एक बार। लिख लिया? लिख लो एक बार, चलो। स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल। प्रतिबल की क्या होती है यूनिट? फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स वही है एम एल टी माइनस 2 और नीचे क्या है? एरिया L2। सॉल्व किया तो ये आ गया एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अच्छा, अब इससे इसे मिलती जुलती एक क्वांटिटी होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस हो गया, सॉरी स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या है? स्ट्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकृति। क्या बोलते हैं? विकृति।
अब देखो स्ट्रेन क्या चीज़ है, आपको पहले सरल भाषा में समझा देता हूँ। जब भी सॉलिड के अंदर आप कोई प्रेशर लगाते हैं या फोर्स लगाते हैं तो उसकी जो शेप होती है वो बदल जाती है ना। तो उसकी जो शेप होती है, जैसे आपने रबर बैंड को खींचा तो उसकी लंबाई बढ़ गई, तो वो जो उत्पन्न होता है उसमें उसको हम स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन का मतलब होता है, देखो अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूले की बात करूँ स्ट्रेन की, है ना, तो स्ट्रेन का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है चेंज इन डायमेंशन। डायमेंशन यानी कि उसके आकार में कोई परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। अब मैं आपको बताऊंगा, इसके 3 फॉर्मूले होते हैं। डायमेंशन का मतलब होता है आकार, शेप भी हो सकता है, तो कितना उसके शेप में परिवर्तन आया अपॉन ओरिजिनल आकार या ओरिजिनल उसका डायमेंशन। अब डायमेंशन 3 तरीके से हम देखते हैं, लेंथ वाइज, एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज। लेंथ यानी कि लंबाई, ए यानी कि क्षेत्रफल और वी यानी कि आयतन यानी कि वॉल्यूम। अगर आपने किसी की लेंथ में परिवर्तन किया है तो लेंथ का परिवर्तन अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अगर आपने एरिया में परिवर्तन किया है तो एरिया का परिवर्तन अपॉन एरिया, और अगर वॉल्यूम में किया है तो वॉल्यूम का चेंज अपॉन वॉल्यूम। तो इसके 3 फॉर्मूले अगर मैं बनाऊं तो एक होता है डेल एल बाय एल, एक होता है डेल ए बाय ए, एक होता है डेल वी बाय वी। अब मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, इन तीनों की अगर मैं डायमेंशन निकालूं, क्या निकालूं, विमा निकालूं, तो क्या आएगी, कोई विमा नहीं आएगी, डायमेंशनलेस। क्योंकि देखो लेंथ का परिवर्तन होता तो लेंथ ही है, तो लेंथ अपॉन लेंथ कट गया, एरिया अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो स्ट्रेन कैसी राशि है, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। कैसी है, मात्रकहीन और विमाहीन और मात्रकहीन। क्लियर है। तो ये हमारी राशि सब दूसरे से मिलती है। जैसे जब स्ट्रेस होता है तभी स्ट्रेन आता है। कोई भी चीज़ के आकार में परिवर्तन कब आएगा, जब आप उसको या तो निचोड़ोगे या खींचोगे, और उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस की वजह से क्या बनता है, स्ट्रेन बनता है। स्ट्रेन अपने आप नहीं आता है, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों का एक संबंध होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हुक्स का लॉ। पढ़ा है हुक्स लॉ, नाम सुना है। देखिए हुक्स लॉ क्या होता है, हो गया ये। अब देखो हुक्स लॉ क्या होता है, साथ साथ आप लिखते रहना, ठीक है, मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा। ये आता है हुक्स लॉ। अब हमें यहाँ पर लॉ नहीं पढ़ना है, हमें एक चीज़ समझनी है, यहाँ से क्या समझना। हुक्स लॉ ये कहता है कि जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। जितनी ज़्यादा आप प्रतिबल लाओगे उतना ज़्यादा आपकी क्या होगी, विकृति होगी। ये हुक्स ने नियम दिया था। और हमें ये भी पता है कि जब भी हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। तो स्ट्रेस बराबर इसकी जगह आता है E इंटू स्ट्रेन। तो E की वैल्यू क्या हो गई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये जो E होता है इसका एक नाम होता है, E को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। हिंदी में बताता हूँ, लिख लेना। इसको बोलते हैं प्रत्यस्तता का गुणांक। क्या लिखते हैं, प्रत्यस्तता का गुणांक। प्रत्यस्तता का गुणांक क्या है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। अब आप मुझे बताओ इस गुणांक का, इस कोफिशिएंट की डायमेंशन क्या होगी, वो सेम होगी जो स्ट्रेस की है। क्यों, क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई डायमेंशन ही नहीं होती। तो देखिए इसकी भी डायमेंशन वही रहेगी, क्या, m l-1 t-2। अब आप देखो जोड़ी कैसे बन रही है, प्रेशर, स्ट्रेस और अब ये स्ट्रेन नहीं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, ये आपका प्रत्यस्तता का गुणांक। तो ये सब की क्या है, सेम है। अब यहाँ से चीज़ें चेंज होती हैं। अब सुनना, अब होता क्या है कि स्ट्रेस कई प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास स्ट्रेस A, B, C 3 तरीके के स्ट्रेस हैं, तो इन तीनों से होने वाली जो स्ट्रेन है, विकृति है, वो भी अलग अलग होंगे, है ना। और अगर मैं तीनों में हुक्स का नियम लगाऊं तो तीनों में मुझे अलग अलग गुणांक मिलेंगे, अलग अलग कोफिशिएंट मिलेंगे। तो ये 3 अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, ये कोफिशिएंट होते हैं, है ना। तो सबसे पहला कौन सा आता है, यंग्स मॉडुलस। नाम सुना है, यंग्स मॉडुलस, यंग गुणांक, है ना। एक बार लिख लो इसको, फिर मैं आगे चलता हूँ। यही लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है इसमें यंग्स मॉडुलस, हिंदी में बोलते हैं यंग गुणांक। हिंदी में भी यंग ही बोलते हैं, यंग गुणांक। अब यंग गुणांक का भी डायमेंशन सेम रहने वाली है। क्या, क्यों हुई,
बिकॉज ये भी वही है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मैं तो कह रहा हूँ कोई भी स्ट्रेस हो, उसका कोई भी स्ट्रेन हो, तो वो रहेगा हमेशा स्ट्रेस के बराबर। तो आप भले कितने तरीके के भी स्ट्रेस ले आओ, उसके अंदर अगर आप हुक्स का नियम लगाओगे तो मिलेगा आपको वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। मैं क्वांटिटी वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ होंगी, बट डायमेंशन के बेसिस पे बात करें तो वो सेम रहने वाली है। तो यंग्स मॉडुलस का भी क्या है, सेम है। इसी तरीके से एक और कौन सी आती है, इसको लिखते हैं बी से। किससे, बी से। इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं, बल्क मॉडुलस। हिंदी में बोलते हैं आयतनिक, लिख लेना, आयतनिक गुणांक। आयतनिक गुणांक। अब ये भी सेम वही होता है, कोई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो इसकी भी डायमेंशन क्या है, सेम है। तो आप देखो जोड़ी कितनी बड़ी बन रही है। प्रेशर से स्टार्ट हुआ, स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस से कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यस्तता का गुणांक, फिर आ गया यंग गुणांक, फिर आ गया आपका बल्क यानी कि आयतनिक गुणांक। अब जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हिंदी में बोलते हैं दृढ़ता का गुणांक। लिख लेना हिंदी में, दृढ़ता का गुणांक। दृढ़ होता है ना कोई चीज, रिजिड, तो दृढ़ता का गुणांक बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। इसको नीटा से बताया जाता है। किससे, नीटा से। तो इसकी भी विमा सेम होती है। तो ये कितने हो गए, टोटल 6 जने हो गए एक ही डायमेंशन वाले। तो एक बार वापस रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आता है प्रेशर, प्रेशर के बाद स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, फिर आता है स्ट्रेन, नहीं स्ट्रेन की तो होती नहीं है, स्ट्रेन अलग है। स्ट्रेस क्या हो गया, फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, फिर आता है यंग्स मॉडुलस, फिर आता है बल्क मॉडुलस, फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो टोटल कितनी हो गई है, 6। 6 की डायमेंशन क्या है, 1 है। तो इसको बोलते हैं कि इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। तो जब क्वेश्चन आता है ना किन दो की डायमेंशन सेम है, तो वहां आपको ये जोड़ियां काम आएगी, ठीक है। बाकी भी जोड़ियां मैंने आपको लिखवाई है। क्लियर है यहाँ तक, चलें आगे। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट और डायमेंशन जो मैंने आपको करवाए हैं। आई थिंक 2-3 दिन से करवा रहा हूँ, तो ये सारे के सारे जो मैंने करवाए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ ये इतने ही होते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट ये जैसा कि मैंने आपको बोला हर चैप्टर के साथ ये चैप्टर चलेगा। मतलब कोई भी हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर हमें कोई फिजिकल क्वान्टिटी मिलेगी, हम उसकी यूनिट और डायमेंशन वहाँ पर भी बताएंगे। बट ये जो मैंने अभी आपको बताएं ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके अलावा बाकी भी आपको बुक में मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगी, आप एक बार लिस्ट भी देख लेना, ठीक है। बट ये मैंने आपको वो कराया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से इस चैप्टर के अंदर लास्ट पार्ट आता है जहाँ पर थोड़े से हमें सॉल्यूशन यानी कि न्यूमेरिकल जैसे कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। अदरवाइज ज़्यादातर आपसे ये पूछेंगे बताओ इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन क्या है, बट यहाँ पर थोड़े बहुत अगर मैं कैलकुलेशन वाली चीज़ बोलूँ तो काफ़ी कम है। तो इसमें भी 2 तरीके के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला लॉजिक यहाँ पर ये होता है, मेरे को एक चीज़ बताओ, आप फिजिक्स में कोई इक्वेशन जानते हैं? फिजिक्स में कोई भी एक इक्वेशन बताओ। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, है ना। एक बोला E इक्वल्स टू mc², है ना। बहुत सारी इक्वेशंस। तो फिजिक्स में कोई भी इक्वेशन या कोई भी फॉर्मूला ऐसे ही नहीं बनता, उठाया जोड़ा दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। उसकी एक खासियत क्या होती है, इस इक्वल टू के इधर की डायमेंशन और इस इक्वल टू के इधर की डायमेंशन हमेशा बराबर होती है। हमेशा वो डायमेंशनली बैलेंस होता है। विमा के माध्यम से वो दूसरे से क्या होगा, बैलेंस होगा। भले ये क्वांटिटी अलग है, ये दोनों क्वांटिटी अलग है, बट इन दोनों की इधर और इधर वाले की डायमेंशन हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। पहली चीज। दूसरी चीज, फिजिक्स के अंदर जहां पर भी प्लस या माइनस लगता है, जहां पर भी इक्वेशन में प्लस या माइनस लगेगा, इसका मतलब ये है कि आपने सेम डायमेंशंस को जोड़ा है। जैसे मैं क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे यहां पर आपने u को किसके साथ जोड़ा है, at के साथ। at एक क्वांटिटी है, u एक क्वांटिटी है। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स इस u की जो डायमेंशन है वो at के डायमेंशन के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि एक इस तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर जुड़ती है तो उसकी डायमेंशंस बराबर होती हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि A की विमा किसके बराबर है, B के, B की विमा C के, और C की विमा A के। जीरो के नहीं, देखो बात सुनना, जीरो का मतलब यहाँ पर ये होता है, बेसिकली ये ऐसे लिखा हुआ था। क्लियर, तो बात तो वही होगी ना।
अगर ये इधर लिखा हुआ था, इसको मैंने इधर ले लिया तो इसका साइन चेंज हो गया, तो हमें उसको हिसाब से देखना है। तो इसको एक बार आप साइड में रखो, मैं आपको इसका समझा देता हूँ। एक ही चीज़ है वो, अगर फिजिक्स में कहीं पर भी प्लस माइनस हो रहा है दो क्वांटिटीज़ के बीच में, तो उन सब की डायमेंशन एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होती है। अब मैं आपको वहाँ से प्रूफ करता हूँ। ये इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, सब ने इक्वेशन पढ़ी हुई है, मोशन की गति की समीकरण है। अब ये सही कैसे है, इसका हम अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, u प्लस ए टी माइनस वी बराबर 0, सही है। अब इसका मतलब ये है कि इस लॉजिक के हिसाब से सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अब आपको मुझे बताओ ये यू वी क्या होते हैं इसमें, वेग, वेलोसिटी, ए क्या है, टी क्या है, टाइम। इसकी डायमेंशन बताओ, इसकी डायमेंशन और इसकी निकालो, ये होती है LT माइनस 2, साथ में एक टी करेंगे तो ये माइनस। तो देखो सबकी डायमेंशन क्या है, -3 कैसे होगा, तो सबकी डायमेंशन क्या है, सेम है। E इक्वल्स टू MC स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ MC स्क्वायर माइनस E बराबर 0। तो इसकी डायमेंशन किसके बराबर है, MC स्क्वायर। E की डायमेंशन क्या होती है, एनर्जी, ऊर्जा। अच्छा, MC स्क्वायर में M होता है मास, C क्या होता है, लाइट, स्पीड है, वेग है, वेग होता है LT माइनस 1। LT माइनस 1 का स्क्वायर करो, L2 T माइनस 2। अब समझ में आई चीज। कोई भी फिजिक्स में जो फॉर्मूला बना है वो बैलेंस्ड हुआ है, ऐसा नहीं है कि मन से चीज़ों को जोड़ा हुआ है। तो वो फॉर्मूला ऐसे ही बनता है जो डायमेंशनली क्या हो, बराबर हो। हर क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं, बराबर। एक और उदाहरण ले लेते हैं। तीसरी इक्वेशन क्या है, प्लस 2as। अब बताओ अकॉर्डिंग टू दिस इसकी डायमेंशन इसके बराबर है, इसकी डायमेंशन इसके बराबर है, पूरे के बराबर है ना, एक एक नहीं बात कर रहा हूँ, जो भी प्लस में लगा है पूरे के बराबर है। अब आप चेक करो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L2 T माइनस 2, इसकी भी सेम ही रहेगी। इसकी चेक कर लो, AS है, 2 तो नंबर है, हटा दो। A की क्या होती है, और एक 2 और L आ जाएगा ना, डिस्टेंस हो गया। तो इस तरीके से ध्यान रखना कि फिजिक्स के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर जुड़ती है या फिर घटती है, इसका मतलब उनकी डायमेंशन क्या है, बराबर है। तो चलिए इसको हम एक और अच्छे से पॉइंट में लिख देते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ इफ A इज इक्वल्स टू B प्लस C माइनस D, तो इसका क्या मतलब है, डायमेंशन की बात कर रहे हैं। सिर्फ मैं क्वांटिटी की बिल्कुल बात नहीं करूंगा। आप ये भी मत सोचना कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि वो राशि उस राशि के बराबर है, नहीं। डायमेंशन के आधार पर, विमा के आधार पर A की विमा B के बराबर है, A की विमा C के बराबर भी है, A की विमा D के बराबर भी है, और आपस में भी देख सकते हो B की विमा C के बराबर है, B की विमा D के बराबर है, और C की विमा D के बराबर है। तो सबकी डायमेंशन एक दूसरे से क्या होंगी, बराबर होंगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सर क्वेश्चन हमें कैसे पूछे जाएंगे। तो चलो ठीक है, आपने मुझे बता दिया। अब मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपको बोल दिया कि एक इक्वेशन दी गई है v इक्वल्स टू AT प्लस Z। क्या दी हुई है, v इक्वल्स टू AT प्लस Z, जहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है A की और Z की डायमेंशन बताओ। क्या बताओ, A की और Z की। AT इक्वल्स टू V और Z। अब यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को संभालना, क्वेश्चन को पूरा सुनना, क्योंकि यहाँ पर गलती होती है। अब हमें क्या लगता है, V का मतलब वेग है, वेलोसिटी है, बट V वॉल्यूम भी हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है। आप अपने हिसाब से जल्दबाजी नहीं करोगे कि V मुझे पता है वेलोसिटी होती है। आपको क्वेश्चन में वो बकायदा देगा, हियर V इज व्हाट। तो अगर यहाँ पर बोल दिया V वॉल्यूम है, गलत हो जाएगा ना, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब T यहाँ पर समय है, तो आपको देगा। हाँ ठीक है, कई बार हम जो बोल रहे हैं वो सही हो सकता है, बट हर बार नहीं होगा। तो एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़ना पड़ता है कि यहाँ पर V का मतलब क्या है, T का मतलब क्या है। अब किसकी विमा निकालनी है, A और Z की। अब मुझे बताओ, अगर विमा निकालनी है तो इसकी विमा पूरे के बराबर होगी और इसकी विमा इसके बराबर होगी। तो Z का तो कोई इशू नहीं है, Z की डायमेंशन वही होगी जो V की है, और V की क्या होती है, L3। V यहाँ पर वेग नहीं है, आयतन है। क्या है, आयतन। अच्छा, AT की विमा किसके बराबर है, 3T-1। तो A की क्या हो जाएगी, देखो अब इसको कैसे सॉल्व करना है। L3T-1। ये दोनों की डायमेंशन क्या है, बराबर है। तो V बराबर AT लिख दिया। किसकी निकालनी है, तो A किसके बराबर हो गया, V बाई T। V की डायमेंशन क्या है, LT माइनस 1, और एक T ऊपर जाएगा तो कैंसिल,
कैंसिल हो जाएगा। हाँ। -1 और नीचे क्या है, नहीं कैंसिल कैसे होगा, ऊपर हो जाएगा -2। तो यहाँ पर ए की डायमेंशन हो जाएगी LT -2। बस हो गया। क्वेश्चन का लेवल समझ में आया कैसे पूछते हैं, पूछते हाँ -2 कैसा आएगा? क्यों, LT -1 नीचे L। -1 आना चाहिए ना। Volume अच्छा सॉरी, आप तो सर- मैंने गलती कर दी, ये तो L³ है, हाँ ये वॉल्यूम है, तो ये L3। -1 हाँ हाँ सर। तो तूने तो शायद L3 से काट दिया, तूने भी वेग ले लिया था। अरे ये कहाँ गया, ये दिक्कत ही है इसकी। चलो कोई नहीं, समझ में आ गया था ना कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको अलग से अच्छे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, कोई बात। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। क्वेश्चन में आपको देखो क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी है P = A/T + BT²। एक इक्वेशन क्या दी हुई है, P = A/T + BT²। अब जहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें दी है मैं बता देता हूँ। P यहाँ पर आपको अपने हिसाब से नहीं लेना है, P यहाँ पर क्या है, फोर्स है। हाँ हो सकता है। P यहाँ पर क्या है, बल है। इसके अलावा T क्या है, समय है। T क्या है, टाइम यानी कि समय। ये मैंने खुद से नहीं बनाया, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में बनाया, ठीक है। तो आपको बताना है A और B की विमा क्या होगी। आराम से अभी बताना मत, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, जिसका हो जाएगा तो मुझे ऑप्शन बता देना। ऑप्शन A है MLT-1, MLT-4। ऑप्शन नंबर B LT-1, T-1। ऑप्शन C MLT-2, M2LT-2। ऑप्शन D, ये ऑप्शन है। लिखने तो दे पूरा, आंसर लिखिए। बाकी ऑप्शन को कैसे बेचारा कहेगा मेरी क्या गलती। हाँ ए सर। ए। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या समझना है, इसकी डायमेंशन इसके बराबर। अब दिक्कत ये है कि अगर आप इसकी डायमेंशन इसके बराबर रख के करोगे तो दिक्कत यूँ है कि दोनों मुझे नहीं पता है, तो इसीलिए हम इसको किससे कंपेयर करेंगे, P से। इसकी डायमेंशन इसके बराबर, तो P की डायमेंशन MLT-2। P की डायमेंशन A/T के बराबर, तो A किसके बराबर हो गया, PT। P क्या है, फोर्स। फोर्स की डायमेंशन बताओ, MLT-2। और साथ में क्या है, T है। T यहाँ पर प्लस का है, तो ये हो जाएगा -1। MLT-1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। वैसे तो यही आ रहा है एक ही ऑप्शन, तो बाकी चेक कर लेते हैं। B बताओ, B के लिए क्या करेंगे, BT² को P के बराबर रख देंगे, तो BT² = P। तो यहाँ पर B किसके बराबर आ गया, P/T²। P यहाँ पर बल है तो MLT-2 नीचे T2, ये जाएगा तो -4 बन जाएगा। क्लियर है। अब कोई बोलते कि नहीं सर आप तो P के बराबर क्यों रखो, इन दोनों को बराबर रखो, तो भी वही आने वाला है। अगर आपको विश्वास नहीं आप करके देख लो। अगर मैं BT² को A/T के साथ बराबर रखता हूँ, क्योंकि हम हर चीज़ देख लेते हैं ना, BT² = A/T क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि A की मुझे पता चल चुकी है कितनी है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, B। तो B किसके बराबर हो गया, A/T³। क्या हो गया, T को नीचे भेज दिया बस। A की क्या है, -1 है ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा, प्लस का 3 ऊपर जाएगा तो -4। वही सेम आएगा, है ना। तो इसमें कोई हर्ज मत करना कि आपको लग रहा है कि ऐसे ही होगा क्या हर बार, नहीं। आप इनको आपस में बराबर रख सकते हो। पहले क्यों नहीं रखा, बिकॉज A भी नहीं पता B भी नहीं पता, ठीक है। इसीलिए हमें देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ हम कहाँ पर कैसे रखें, ठीक है। चलिए उतार लीजिए इसको। तो यहाँ पर दो चीज़ें समझ में आएगी। पहली चीज़, आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना है, जो क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से लेना है। P यहाँ पर प्रेशर नहीं है, ठीक है। हो जाए तो बता देना।
चले आगे, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम सिर्फ यही करेंगे, कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे वेक्टर, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर इक्वेशन दी हुई है v इक्वल्स टू AT प्लस B अपॉन T प्लस C। सबसे पहले देखो यहाँ प्लस माइनस का है, अभी मैं पहले क्वेश्चन पूरा बता देता हूँ। यहाँ पर v आपको दिया हुआ है वेलोसिटी, क्या दिया हुआ है? वेलोसिटी यानी कि वेग, और t आपका समय है यानी कि टाइम है। आपको बताना है बच्चे यहाँ पर क्या है, ABC तो है, ABC आपको बताना है ABC की यूनिट क्या होगी। ऑप्शन मैं दे देता हूँ, ऑप्शन नंबर A है L2T, LT माइनस LT2। ऑप्शन B LT2। ऑप्शन C सर ऑप्शन नंबर सी। ओके, आराम से समझ के करना। ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में v आपको दिया हुआ है वेलोसिटी, t दिया हुआ है टाइम। पहले आप बस क्वेश्चन में देखो प्लस कहाँ कहाँ लग रहे हैं। एक तो यहाँ लग रहा है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी इस पूरे के बराबर है, और ये वाली क्वांटिटी, इन दोनों क्वांटिटी इसके बराबर भी है। और कहाँ लग रहा है प्लस, इसका मतलब इसकी डायमेंशन तो C तो ऐसी हो गया, सी हो गया सर। C का क्या है? T। अब T देखो यहाँ आ रहा है, वैसे तो ऑप्शन C में ही आ रहा है, बाकी भी चेक करेंगे ना, तो कई बार ऑप्शन देख के आप बता सकते हो। अब बात करते हैं B और C की, सॉरी A और B की। अब देखो यहाँ पर A तो आराम से निकल सकता है, A किसके बराबर हो जाएगा? BT के, AT वाला। तो AT किसके बराबर हो गया? V के। तो A किसके बराबर हो गया? V बाई टी। V क्या है? LT माइनस 1। LT माइनस 1, नीचे क्या है? T प्लस का 1, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2, तो LT माइनस 2 आ गया, A हो गया। अब बात करते हैं B कैसे निकालो। और मेरे को एक बात बताओ, जब दो चीज़ों को हम जोड़ते हैं, सेम राशियों को, तो रहती तो वही राशि है। दो मास को जोड़ूंगा तो रहेगी तो मास ही ना, तो हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब इस पूरे की क्या है? T ही तो होगी डायमेंशन। बात समझ में आ रही ना, क्योंकि ये भी टाइम, ये भी टाइम, तो 2T हो गया, पर 2 का हमें कुछ मतलब नहीं है। तो बेसिकली ये किसके बराबर हो गया? V बराबर B बाय टी। तो B किसके बराबर हो गया? VT। V क्या है? LT माइनस 1, और T हो जाएगा हमारा सिंपल, तो सीधा L बचेगा, क्योंकि ये -1 और +1 करोगे तो 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C होगा। क्लियर? डन है? चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं। चलिए एक अलग सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, मतलब है यही सेम टाइप का। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है f बराबर a√x प्लस BT²। क्या दिया हुआ है? a√x प्लस BT²। जहाँ पर f क्या है? f आपका फोर्स है यानी कि बल, और t आपका क्या है? टाइम। आपको बताना है क्वेश्चन सुनना, a, b की विमा क्या होगी। आपको डायमेंशन किसकी बतानी है? a बाई बी की। तो पहले आपको a निकालना है, b निकालना है, दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है। ऑप्शंस मैं यहाँ रख देता हूँ। ऑप्शन A है m0 L0 t -2। ऑप्शन B
m0 L हाफ T2, ऑप्शन सी m0 L माइनस हाफ T2 और ऑप्शन डी m0 L माइनस हाफ T माइनस 2। T2 आएगा। T2 तो सब में होगा। तो अच्छा, अब यहाँ पर ये रूट का क्या मतलब होता है? जब आप रूट लाते हो तो पावर हाफ हो जाती है और कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं देख। XL है क्या? XL है। अच्छा एक्स नहीं, एक्स दिया नहीं क्या मैंने? सॉरी, हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ एक्स डिस्टेंस है। तब सर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं भूल गया लिखना है। एक्स डिस्टेंस है, दूरी है। पहली चीज क्या है? ये f इसके बराबर है। हाँ सर। तो बताओ f बटा रूट एक्स बराबर a, सही है? हाँ सर। a यहाँ रहने दिया, रूट एक्स के नीचे आ गया। f अपॉन एक्स की पावर हाफ। x की डायमेंशन क्या होती है? l। f अपॉन l की पावर 1/2 और f क्या होता है? m l t माइनस 2 अपॉन l की पावर 1/2। अब बताओ क्या होगा? ये 1/2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2, 1 माइनस 1/2 कितना होता है? 1/2 ही होता है। तो ये बन गया m l की पावर हाफ। T माइनस 2। ये क्या है? a है। अब ये आंसर नहीं है आपका, आपको a बटा b निकालना है। तो पहले b निकालते हैं। b तो बहुत इजी है, 2 है। f बराबर bt स्क्वायर, तो b बराबर f बाय टी स्क्वायर। f कितना हो जाएगा? एम एल टी माइनस 2, नीचे T2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 4, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूँ? एम एल टी माइनस 4। अब डिवाइड किसको करना है? a को b से। a को b से करोगे तो m से m तो गया। अब बचा क्या? l की पावर 1 और नीचे l की पावर हाफ। एक तो ये बचा और यहाँ क्या बचा? t की पावर, सर उल्टा नहीं लिखा आपने। आपने B अपॉन A लिख दिया था। कहाँ पे? B अपॉन A लिख दिया सर आपने। सॉरी। तो ये हो जाएगा l की पावर हाफ अपॉन l और t की पावर -2 बटा t की पावर -4। सी आंसर है सर। तो अब देखो ये 1 वाला ऊपर जाएगा तो ये हाफ -1 है, तो माइनस का हाफ। तो l की पावर रहने वाली है माइनस की हाफ, तो ये दो तो ऐसे ही कट जाएंगे। हाँ सर। अब बचा यहाँ पर t की बात होती है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 4, प्लस का 4 माइनस का 2, प्लस का 2। सी आंसर है। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखो बस छोटी सी चीज़ क्या थी, ए बी को आपको ना पूछ के इनको डिवाइड कर दिया है, तो ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर हो गया है। क्लियर है? चलिए आई थिंक टाइम हो गया, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। इसमें एक चीज़ रह गई है, मैं कल और करवाऊँगा। ठीक है? एक क्वेश्चन और था ना। हाँ मैं वो करवाऊँगा, कल बाकी है अभी एक, कल की क्लास पहले उसी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ऐसा क्वेश्चन मैं एक और दे देता हूँ, पहले रब कर दूँ ये अच्छे से पढ़ना। y बराबर a साइन ओमेगा ब्रैकेट x बाय v माइनस के। अब यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वापस सुनना ढंग से। ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी, क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, ये मैंने आपको करवाया था, इसकी विमा बताई थी, क्या होती है? t-1 है ना। और यहाँ पर v क्या है? v है वेलोसिटी, v है वेलोसिटी, x क्या है? डिस्टेंस, x क्या है? डिस्टेंस। तो आपको बताना है k की विमा क्या होगी, k की डायमेंशन बतानी है। a भी यहाँ पर डिस्टेंस है, a होता है एम्पलीट्यूड, आयाम, ये भी दूरी है। ठीक है? हाँ y भी दूरी है, वैसे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ तक की, यहीं से हो जाएगा। X और हाँ बात समझ में आ रही है? बाकी दिया नहीं हुआ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अदरवाइज आप यहीं से कर सकते हो, बिकॉज माइनस आ गया ना, ये दोनों इक्वल तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो k किसके बराबर हो गया? X अपॉन B के। बताओ कितना होगा? तो ये आपको ऑप्शन दे देता हूँ, एक है LT, एक है T, एक है t-1 और एक है t की पावर 2। सर T। सिंपल T। कैसे, क्या समझ में आ गया ना? हाँ सर। अब ये आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, ये साइन ओमेगा टी का क्या सीन। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, साइन के साथ जो भी आता है वो क्या है?
थीटा। थीटा। कोन, और कोन की कोई डायमेंशन नहीं होती, चेक कर सकते हो आप। t-1 और अभी कितनी आई थी इसकी, हाँ 0 आ गया ना। तो ये हर चीज़ सही होती है, कुछ भी ऐसे नहीं होती इसमें, हर चीज़ उस तरीके से ही बनती है, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा इसमें बचा है पोर्शन, एक और टाइप के क्वेश्चन वो मैं कल कराऊंगा, और साथ ही में हम वेक्टर भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए जो भी हमें देख रहा है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरीके से आप जुड़े रहें, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।